नमस्कार, मैं हूं तमन्ना महाजन। आप देख रहे हैं एपीएन और रुक करेंगे एपीएन सुपरफास्ट का। उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज है। यूपी विधानसभा चुनाव के मतदान शुरू होने में सिर्फ 1 महीना बचा है, लेकिन सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का संकट सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री अखिलेश और मुलायम अपनी अपनी जिद पर अड़े हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। 13 जनवरी को चुनाव आयोग दोनों गुटों को बुलाया है। इस बीच मिलने मिलाने का दौर भी जारी है। मंगलवार को मुलायम और अखिलेश की मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी। आज भी सभा में मचे सियासी घमासान पर देश की नजर है। मोदी सरकार की नीतियों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस आज 1 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रहा है, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने आंदोलन कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। कांग्रेस की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पार्टी के देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। कांग्रेस नोटबंदी के बाद आम लोगों की तकलीफों को उजागर करेगी और इस बाबत भविष्य के आंदोलन की योजनाओं के बारे में बताएगी। कांग्रेस का मकसद जनता के बीच मोदी सरकार की नीतियों को लाना है, जिसकी वजह से कांग्रेस मानती है कि जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पूरे देश को मैसेज देना चाहते हैं कि आज जनमानस क्या सोच रहा है और देश के अंदर इस वक्त नोटबंदी के नतीजे में जो बर्बादी हुई है उसको आज उजागर किया जाएगा और ये बताया जाएगा कि जिस स्कीम को प्रधानमंत्री ने ये कह के लागू किया था कि दुनिया के अंदर डिमोनेटाइजेशन की सबसे बड़ी स्कीम है और इससे भारत को बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा होगा, हम ये बताएंगे कि इससे कितने ज़बरदस्त नुकसानात हुए। पंजाब और गोवा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। पंजाब और गोवा में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 4 फरवरी को एक ही चरण में कराया जाएगा, जिसमें अधिसूचना आज जारी होगी। पंजाब में वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च 2012 से शुरू हुआ था, जबकि ये 18 मार्च 2017 को खत्म हो रहा है। पंजाब में विधानसभा की कुल 117 सीटों पर चुनाव होने हैं, वहीं गोवा में विधानसभा की कुल 40 सीटों पर 4 फरवरी को एक ही चरण में चुनाव होगा। बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आज बीजेपी पंजाब और गोवा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है और मकर संक्रांति के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। टिकट आवंटन का काम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समिति के सदस्य हैं। पंजाब और गोवा में एक चरण में 4 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में इन 2 राज्यों के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गोवा बीजेपी ने 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर के बिना इसे फाइनल नहीं माना जा सकता। पंजाब और गोवा में नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर मेस में खराब खाना मिलने की शिकायत करने वाले बीएसएफ के जवान तेज बहादुर यादव को एलओसी से शिफ्ट कर प्लम्बर के काम में लगा दिया है। पति के साथ किए गए इस व्यवहार से तेज बहादुर की पत्नी शर्मिला काफी दुखी है। शर्मिला ने बीएसएफ के इस रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोटी मांगना पाप नहीं है, मेरे पति पर लगे आरोपों की जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि तेज बहादुर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और अब तक इसे 70 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। बीएसएफ ने इसे पूरे मामले से संबंधित अंतरिम जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है और बीएसएफ आज इस मामले में फाइनल रिपोर्ट सौंपेगा। किया है वो बहुत अच्छा किया है, सैनिकों के हक में किया है और ये कोई गलत तो नहीं है रोटी की मांग करना, और जो सच्चाई है वो दिखाई है उन्होंने। और ये कहा जा रहा है कि वो उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये गलत है। अगर मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उसको बॉर्डर क्यों भेज दिया गया, क्यों उससे ड्यूटी करवाई जा रही थी, इलाज क्यों नहीं करवाया गया। अब ये कह रहे हैं कि वो पागल है, पागल बता रहे हैं, कभी उसका रिकॉर्ड खराब बता रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं। अभी इतने साल से तो कभी ऐसी कोई बात सामने आई नहीं, अब एकदम से सब कुछ सामने आ गया।
गोरखपुर में आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दरअसल यहां के स्कूलों में बच्चों को जो स्कूल बैग बांटी गई है उसमें सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तस्वीर लगी हुई है, जो सीधे सीधे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। अब इस मामले में गोरखपुर से बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर निशाना साधा है। के नाम के बैग या उसके नाम के कोई भी गिफ्ट उपहार छात्रों में बांटना ये सीधे सीधे आचार संहिता का उल्लंघन है। हम लोग मांग करेंगे कि जहां पर चाहे वो राशन कार्ड हो, चाहे वो बैग हो, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या चाहे वो किसी भी प्रकार का अन्य इस प्रकार का उपहार है, यह सीधे सीधे चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से है। चुनाव आयोग से हमारी मांग होगी कि इन सब को वापस लिया जाए और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो इसको इस सब मामलों में लिप्त हैं या उनको अभी भी बांटने में योगदान दें। बागपत जनपद की 3 विधानसभा सीटों के लिए यूं तो सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है, लेकिन यहां की जनता किस पार्टी पर विश्वास रखती है, किसको सत्ता और की चाबी देना चाहती है, ये जनता ही तय करेगी। रालोद का गढ़ कहे जाने वाले बागपत में भाजपा पूरे उत्साह के साथ सेंध लगाने को तैयार है। ये उत्साह उसका लोकसभा सीट पर फतेह के कारण है, क्योंकि भागपत लोकसभा सीट पर बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने रालोद मुखिया अजीत सिंह को शिकस्त दे दी है। ताजनगरी आगरा में परिवर्तन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने आए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नोटबंदी को लेकर विवादित बयान दे डाला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नोटबंदी के दौरान देश के लोगों ने लाइन में लगकर परेशानी झेली और देशभक्ति का परिचय दिया। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान यूपी सरकार और पिछले यूपीए की सरकारों पर जमकर बरसे। कानपुर में आचार संहिता लगने के बाद से लगातार चेकिंग के दौरान कैश पकड़ा जा रहा है। पुलिस ने 12 देवी चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक कार में 10 लाख रुपए बरामद किए हैं और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। जूही थाना पुलिस ने मंगलवार रात 12 देवी चौराहे पर चेकिंग के दौरान एक कार को रोका जिसमें 2 लोग सवार थे। जब कार की तलाशी ली गई तो उसमें एक बैग में काफी मात्रा में कैश मौजूद था, जिसके बाद पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने जूही थाने में पकड़े गए कैश की गिनती की और आगे की कार्यवाही शुरू कर दी। पकड़ा गया पैसा जब्त कर लिया गया है। यूपी 77 R2210 को रोका गया था, जिसमें 2 लोग बैठे हुए थे। इनके पास से ये बैग रुपयों का बरामद हुआ, जिसकी गिनती की जा रही है और इसका जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। आगरा की कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता उस समय मिली जब चेकिंग के दौरान लगभग 2 क्विंटल चांदी पुलिस के हाथ लगी। एक यूटिलिटी गाड़ी पर शक होने पर उसे रोका गया और जांच के बाद पता चला कि उसमें चांदी भरकर शहर से बाहर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने गाड़ी को चांदी समेत जब्त कर लिया और कोतवाली में चांदी को लेने जब व्यापारी पहुंचे तो उनसे उस चांदी का हिसाब मांगा गया। अब व्यापारी से संबंधित विभाग द्वारा पूछताछ की जाएगी। कोतवाली पुलिस द्वारा आज चेकिंग के दौरान पे एक वाहन को पकड़ा गया है, जिसको चेक किया गया है तो उसमें 184 केजी चांदी जो तैयार है वो रिकवर हुई है। इनका कहना है कि गाड़ी यहाँ से ले जाके उसको माल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने इनके पेपर्स ले लिए हैं, संबंधित विभाग द्वारा उसको चेक कराया जाएगा और इसकी जाँच की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में पुलिस चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो कार से 20 लाख की नई करेंसी को बरामद किया गया। इसके साथ साथ बैंक मैनेजर सहित एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया। आरोपी बैंक मैनेजर और अपनी महिला बैंक कर्मचारी के साथ रकम को लेकर आगरा से इटावा जा रहा था। आरोपी युवक का अमोल सिंह आगरा स्थित इलाहाबाद बैंक मैनेजर ही वही महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। आरोपी के अनुसार वो इस रकम को आगरा से इटावा लेकर जा रहे थे। आचार संहिता लागू होते ही प्रशासन सख्त दिखाई देने लगता है। रायबरेली के लालगंज कस्बे में वाहन चेकिंग के दौरान जहां एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से एक युवक के पास 2,06,000 रुपए बरामद हुए, वहीं चेकिंग के दौरान नीली बत्ती और हूटर लगी एक कार को भी पुलिस ने रोका और नीली बत्ती और हूटर को उतरवाया। ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि गाड़ी बांदा के डीएम सरोज कुमार की है, जिसके बाद गाड़ी को छोड़ा गया।
मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त कॉम्प्लेक्स में आग लगी उस वक्त वहां रेस्टोरेंट में दर्जनों लोग बैठे हुए थे। भीड़ भरे बाजार में कॉम्प्लेक्स में आग लगने से अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन बिजली के तारों में लगी आग के चलते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते आसपास की दुकानों को भी चपेट में ले लिया। एसएसपी आवास के बगल में दुकानों में लगी आग देखकर राहगीर हैरान रह गए। आग लगने की सूचना पर दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के मुताबिक रेस्टोरेंट में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसके बाद इलेक्ट्रिकल वायर से चिंगारियां निकलने लगी और आग बेकाबू होती गई। यूपी पुलिस में 35,000 सिपाहियों की भर्ती की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। याचिका में यूपी पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सर्विस रूल्स 2015 को चुनौती दी गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की नई नियमावली में लिखित परीक्षा को समाप्त कर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मेरिट और दौड़ के अंकों के आधार पर पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जा रही है। जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस ही अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा रखी है। प्रदेश की कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सचिवों की नियुक्ति की शुरू की गई प्रक्रिया की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव शंभुनाथ मल की ओर से दाखिल याचिका में सचिवों की नियुक्ति को प्रबंध कमेटी के अधिकारियों का हनन बताते हुए राज्य सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 5700 प्राइमरी कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनका संचालन निर्वाचित कमेटी के द्वारा किया जाता है और सचिव की नियुक्ति का अधिकार प्रबंध कमेटी के पास है। लेकिन सोसाइटी में वित्तीय सहित अन्य गड़बड़ियों के चलते राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सरकारी कर्मचारियों के सचिव के पद पर नियुक्ति का फैसला लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव आज हाईकोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट की लीगल एंड कमेटी में 5,000 हर्जाना जमा किया और अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की। बीएसए द्वारा आदेश का अनुपालन किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका निस्तारित कर दी गई। गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों की 2 सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं उषा श्रीवास्तव और सावित्री मौर्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। 2016 को सेवानिवृत्त हो गई थी ये 2 छात्राएं, लेकिन शिक्षिकाओं को 1 जुलाई 2015 से नवंबर 2015 के बीच 5 महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, जिस मामले में हाईकोर्ट ने बीएसए को 6 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पीके.एस. बघेल की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया। कुशीनगर में बेखौफ बदमाशों का एक परिवार पर ऐसा कह टूटा कि लोग पूछने लगे कि आखिर कानून कहां है। ताजा मामला एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसी शख्स की पत्नी की 4 दिन पहले हत्या कर दी गई थी। घायल का गला रेतकर मारने की कोशिश उस वक्त हुई जब पत्नी की हत्या मामले में पुलिस की पूछताछ के बाद वो घर लौट रहा था। दरअसल घायल राम नरेश बल्ली पटरा सेटरिंग का काम करता है और सेटरिंग के सामान और कुछ पैसों को लेकर उसका राजन मदेसिया और राम आश्रय मदेसिया से विवाद था। 5 तारीख की रात को लगभग 2:30 बजे 3 लोग राम नरेश के घर आकर मारपीट की और गाड़ी से कुचलकर उसकी पत्नी सुग्गी की हत्या कर दी। हालांकि उसकी किस्मत ही अच्छी थी कि गला रेते जाने के बावजूद वो किसी तरह जिंदा है। फिलहाल उसका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उसकी हालत गंभीर है। पत्नी की हत्या के बाद राम नरेश पर हुए जानलेवा हमले से ग्रामीण नाराज हैं और पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जता रहे हैं। वो पुलिस पर अपराधियों को बचाने की कोशिश का आरोप लगा रहे हैं। कसाया पडरौना मार्ग जाम कर दिया गया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की ग्रामीणों ने। साथ ही साथ न्याय और राम नरेश के परिवार के बाकी सदस्यों की सुरक्षा के लिए पुलिस बल की मांग की।